माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में भी BETSV 101 का मोस्ट क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। जब आप लोग इतना रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे कराना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं आप लोग लाया हूँ BETSV 101 का मोस्ट क्वेश्चन आंसर। आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरी तरह से जितना भी मैं जो समझाऊं आपको ध्यान से समझना है, और लास्ट में आपको PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। भैया, इस वीडियो में पासवर्ड लगा हुआ है, ध्यान रखना। और पासवर्ड कैसे मिलेगा वो अब आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलो, पहले तो आप लोग देख लो पूरा वीडियो को, देन लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए PDF लेना है। पहले समझना, देन प्रैक्टिस के लिए लेना है। ये आपका देखिए, और ये भी बताओ आप लोग चैनल में कहाँ से जुड़े हो, किस जगह से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप अपना सिटी को जरूर मेंशन कीजिए कमेंट में, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। और चैनल में न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो ज्यादा दूर तक जाएंगे और जल्दी से वायरल होगा। आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए, आपका जो ये है टाइटल है कोड का, वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य परक शिक्षा, ठीक है। यानी मूल्य परक शिक्षा क्या है भाई? हम जो किसी शिक्षा को कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी चीज जानते हैं, कोई भी चीज ग्रहण करते हैं, भैया उन शिक्षा का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। वही एजुकेशन का वैल्यू हमें बताएंगे, इसमें से हमें शिक्षा के वैल्यू बताएंगे, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, समाज में कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे एक दूसरे से बातें करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। हमें इस चैप्टर में इस बुक में ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बुक को अच्छा से अगर पढ़ लेंगे ना, बहुत ही नॉलेज होगा आपको। ध्यान से समझना है। चलिए, वैल्यू एजुकेशन समझ गए, मूल्य परक शिक्षा। और ये है स्टूडेंट्स आपके, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात बता दूं, ये न्यू कोड है, 2024 में ही आया है, इसीलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा भी इसका प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। भाई एक दो मिल जाएंगे मुश्किल से, नहीं तो जल्दी से आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखते हुए मैंने क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, अ, आप दिसंबर ये जून यानी 26 में किसी भी टाइम एग्जाम दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। पहला जो आपके सामने आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, डिस्क्राइब द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। इट मींस शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है। और आपको ये बताना है कि मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता क्यों जरूरी है, इसका क्या है, इसके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। यानी मूल्य परक शिक्षा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ बताना है कि भाई ये शिक्षा का जो मूल्य है, मूल्य आधारित जो शिक्षा है, ये क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये आपको समझाना है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर भी समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। आंसर है, एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग बुक्स और गेटिंग नॉलेज, it is also about learning good habits and moral values. Value based education teaches students important values like honesty, respect, kindness, responsibility, and helping others. Education and values are connected because knowledge alone cannot make a person good. A person can be very educated but may still behave selfishly if they do not have values. Value based education helps students know what is right and wrong and how make good choices. Today's our society faces problems like corruption, dishonesty, violence, and selfishness. If children learn values from the start, they will grow into responsible and moral citizens. Value based education also improves patience, self control, cooperation, and respect for others. Teachers and parents can teach these values through example stories, daily activities, education, and knowledge. But value based education teaches how to use that knowledge for the good of self and society. Both together help children become balanced, responsible, and successful in life.
ये समझे। अब मैं थोड़ा सा इसे हिंदी में समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। अब देखो इसमें ये कह रहे हैं कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ने या फिर ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं होता है, ये अच्छी आदतें और नैतिक मूल्यों को सीखने के बारे में भी बताता है। मूल्य आधारित या मूल्य परक शिक्षा विद्यार्थी को ईमानदारी, आदर, दयालु, जिम्मेदारी और दूसरों दूसरों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके बारे में उसे सीख देता है। तो ये समझ में आपको रखना चाहिए कि शिक्षा सिर्फ एजुकेशन ही तक ही सीमित नहीं, शिक्षा सिर्फ भाई आपको सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा का बहुत आधारित बहुत सारे मूल्य होना होते हैं, शिक्षा का बहुत सारा काम होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ज्ञान ही किसी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा नहीं बनाते हैं, उनके डिसिप्लिन, उनका अनुशासन उनको अच्छा बनाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से सही से बात करता है, सही से व्यवहार करता है, तभी वो व्यक्ति अच्छा कहलाता है, तभी वो व्यक्ति उन व्यक्ति में लगता है कि हाँ, उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है। और आज हमारे समाज में आपको भ्रष्टाचार, बेईमानी, हिंसा, स्वार्थ जैसी समस्याओं देखने को मिलती होंगे। यदि बच्चे शुरू से ही ऐसे मूल्यों को सीखेंगे, ऐसे समाज को देखेंगे, ऐसे समाज में रहेंगे, ऐसे समाज के एक्टिविटी को अपनाएंगे, समाज के क्रिया जो भी होते हैं समाज को, इसे अपनाएंगे तो बच्चे वैसे ही हो जाएंगे, वही शिक्षा ग्रहण करेंगे, वैसे सीखेंगे। इसीलिए शिक्षक और माता पिता उदाहरणों से, कहानियों से, दैनिक गतिविधियों से बच्चे को सिखा सकते हैं। शिक्षा ज्ञान देती है, लेकिन मूल्य आधारित शिक्षा या मूल्य परक शिक्षा हमें शिक्षा की सही मूल्य बताता है, हमें कैसे उपयोग करना है शिक्षा का, वो हमें बताता है। ठीक है। और स्वयं और समाज दोनों का भला हो, ये कहाँ से होता है? मूल्य परक शिक्षा से। ध्यान देना। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर बच्चे को संतुलित, जिम्मेदार और जीवन में सफल बनाने में मदद करता है। अंडरस्टैंड? आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के सिद्धांतों की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो मैं पूरा पहले रीड कर लेता हूँ, पूरा पढ़ लेता हूँ, देन आपको हिंदी में समझा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, जिसे इंग्लिश का हिंदी समझ में आ जाता है। ठीक है। तो सो ध्यान से आप सुनिए, आपको समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स को समझाना भी पड़ता है, सो मैं आपको सबसे पहले रीड कर लेता हूँ, फिर ऐसे मुझे आसानी होती है। और बहुत सारा, देखिए मेरे पास टाइम नहीं, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया। ठीक है। आपके एग्जाम को देखते वीडियो लाया, तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव द पावर ऑफ मेक डिसीजन। In a democracy, every citizen has the right to vote and take part in decision making. The main principles of democracy include equality, freedom, justice, and participation. Equality means that every person is treated the same no matter their religion, caste, gender, or wealth. Freedom allows people to speak, think, and follow their own beliefs. Just ensures that everyone is treated fairly and laws are applied equally. Participation means that people are actively involved in voting, discussion, and helping make decisions. Democracy also works and accountability winning meaning leaders are responsible for their actions. Transparency is important so that people can trust the system. Respect for human rights, the rule of law, and tolerance for different opinions are also key principles. Democracy encourages cooperation and peaceful resolution of conflicts. In short, democracy is based on fairness, freedom, and equality. It gives every citizen a voice and ensures that decisions benefit society a whole. By following these principles, democracy creates a society that is a fair, peaceful, and just everyone. So आपने ये देखा इसका आंसर।
अब मैं इसे हिंदी में थोड़ा आप लोगों को समझा दूं। देखिए, और भी एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो है आपके कोड जो है, इस कोड में पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी से रिलेटेड लगभग सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, भैया हिस्ट्री, इन सभी को देखते हुए इस कोड को बनाया गया। इस कोड को मत क्या कहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। तो आपने क्या क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन आपको कह रहे थे कि लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जैसे मैंने आपको पढ़ा, आपको बताया, तो आप इसे ध्यान से समझिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां लोगों को निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। लोगों का क्या होती है, पावर होती है डिसीजन लेने की। इन अ डेमोक्रेसी, देखो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान करने और निर्णय लेने की क्या होती है, प्रक्रिया उसमें शामिल होती है। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या कहते हैं, लोकतंत्र में मुख्य सिद्धांतों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सहभागिता शामिल होता है। और समानता का यहाँ पर अर्थ ये क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या फिर धन की परवाह किए बिना समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, आगे फिर आप लोग देखो, अब देखो क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सबके साथ क्या है कि समान उचित व्यवहार करे, समान व्यवहार करे, कानून एक सबके लिए सही लागू हो। सहभागिता का, अब देखो यहाँ पे ये समझो कि सहभागिता क्यों जरूरी है। सहभागिता का यहाँ पर अर्थ ये है कि भाई मतदान, चर्चाओं और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल हो। सबके लिए जो भी लोकतंत्र में जो भी नियम बने, वो सबके लिए सेम नियम बने। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। मतदान, फिर यहाँ पर यह बात ये होता है कि मतदाता, जो भी मतदाता, देखो मतदाता मतदान करेंगे तो भाई उसको भी तो हक है, वो किसे चूज कर रहे हैं, कौन सा लीडर को चूज कर रहे हैं, तो वो उनका काम है ना, लोकतंत्र का काम है। लोकतंत्र जिसे पसंद करेंगे वही क्या हो जाएगा, नेता बनेगा, वही शासन, जो सरकार बनाना चाहें तो वही सरकार बनेगा। ठीक है, लोकतंत्र जवाबदेही के सिद्धांत पर भी काम करता है, जिसका अर्थ होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता, देखो सिद्धांत पे अनुसार काम करेगा, जिसके अर्थ क्या होगा, कोई भी लोक नेता क्या होगा, जिम्मेदारी लेगा, भाई हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। जिस काम के प्रति जब देखो वोटिंग के समय जो वादा करेंगे, तो उन वादा को उन्हें क्या करना होगा, पुराना होगा, उसके प्रति वो जिम्मेदार रहेंगे। जो भी काम वो करेंगे वो पारदर्शिता के साथ करेंगे। ठीक है, ताकि लोगों को उनके प्रति विश्वास हो। और मानव अधिकारों का वो सम्मान करेंगे। विधि शासन और विभिन्न मतों के प्रति वो सहिष्णुता रखेंगे। और एक दूसरे से, किसी से भी अगर बात करेंगे, वो किसी दूसरे जनता, किसी छोटे पब्लिक से अगर बात करेंगे, तो वो प्रेम पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बताया गया है, इन शॉर्ट में, डेमोक्रेसी इज बेस्ड फेयरनेस, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। अब देखो यहाँ पे कहा गया है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, कि लोकतंत्र में निष्पक्षता, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर ये क्या होता है, लोकतंत्र आधारित होता है। यह प्रत्येक नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार देता है और सुनिश्चित करता है कि करता ये कि भाई निर्णय समग्र रूप से सही लिया जाए, समाज के हित में लिया जाए। और इन सिद्धांतों इन सिद्धांतों का पालन करके लोकतंत्र एक ऐसा समाज बनाता है जो निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सभी के लिए न्यायपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर ये 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपके सामने, एक्सप्लेन द वैल्यूज इनहेरेंट इन इंडियन कल्चर। अभी देखो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे खुद पढ़ लो, मैं आपको डायरेक्टली इसका हिंदी मीनिंग समझा देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, एक्सप्लेन द वैल्यूज इनहेरेंट इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में निहित मूल्यों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। Indian culture is very rich and full of moral and spiritual values. भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध और नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण है। From childhood, people are taught to respect elders, parents, teachers and society. बचपन से ही लोगों को बड़े से बड़े और माता पिता, शिक्षकों और समाज का सम्मान करना, ये बच्चों को बचपन से ही क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। एंड honesty, kindness, compassion and non-violence are very important values in Indian culture.
इट मीन्स ईमानदारी, दयालुता, करुणा और अहिंसा भारतीय संस्कृति के क्या है, महत्वपूर्ण मूल्य हैं। Family bonds are also strong and helping family and other in encouraged. It means अब ये समझो कि देखो परिवार जो कि पारिवारिक बंधन भी मजबूत होते हैं, यहाँ पे जो भारत में जो होते हैं ना, परिवार के जो बंधन होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। और परिवार एवं दूसरों की सहायता को प्रोत्साहित किया जाता है। परिवार के द्वारा परिवार खुद के सहायता भी करते हैं, दूसरे का भी सहायता करते हैं। कॉर्पोरेशन शेयरिंग एंड tolerance for different people are considered good. भारतीय संस्कृति आत्म अनुशासन, सत्यनिष्ठा और धैर्य सिखाती है। और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कि क्या करते हैं, सहयोग, साझेदारी, विभिन्न लोगों के प्रति सहिष्णुता रखने को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और भारतीय में क्या होता है, डिसिप्लिन, मैंने तो बता ही दिया कि इंडियन कल्चर टीचेस सेल्फ डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस एंड पेशेंस। इट मीन्स सहयोग, साझेदारी, विभिन्न लोगों के प्रति सहिष्णुता, है ना। भारतीय संस्कृति यहाँ हमें क्या सिखाता है, आत्म अनुशासन, सत्यनिष्ठा और धैर्य हमें क्या करती है, सिखाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स स्टोरीज एंड रिलीजियस रिचुअल्स टीच मोरल लेसन्स एंड सोशल हार्मनी। त्योहार और क्या कहते हैं, कहानियां और धार्मिक अनुष्ठान नैतिक शिक्षा और सामाजिक सद्भाव प्रदान करते हैं। आगे है आपका स्पिरिचुअल वैल्यूज लाइक मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग आर आल्सो एम्फेसाइज्ड। And India known for unity in diversity, which means people respect different regions and language and traditions. These values guide a person to lead a good life, maintain health। एक बार पढ़ लेता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूँ। हेल्दी ऐसे टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ऐसे relationships and live peacefully in society. Practicing these values also helps in personal growth, making wise decisions and contributing to society. In short, Indian culture is not only about traditions but also about learning how to live ethically and respect others and build a harmonious society. Children learn these values through stories, festival, and guidance from elders. अब समझिए ध्यान से। ध्यान, आत्म संयम और सही गलत की समझ जैसे आध्यात्मिक मूल्य पर भी यहाँ पर बल दिया जाता है। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि लोग विभिन्न धर्म के होते रहे हुए रहते, विभिन्न धर्मों के भाषा के यूज, मतलब यहाँ पे क्या है कि लोग अलग अलग धर्मों के भी हैं, अलग अलग भाषा का यूज करते हैं, और क्या कहते हैं, फिर भी लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। यही है विविधता में एकता। ठीक है, ये मूल्य एक व्यक्ति को सही जीवन जीने का मार्गदर्शन बनते हैं। और आगे फिर ये है कि अच्छा जीवन जीना, स्वच्छ संबंध बनाए रखना और समाज में शांतिपूर्ण रहना, इन मूल्यों का पालन करने से व्यक्तिगत विकास, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और समाज में योगदान देने में भी मदद मिलती है। संक्षेप में अगर बताया जाए, इन शॉर्ट में अगर बताया जाए तो भारतीय संस्कृति केवल परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से जाना जाता है, नैतिक रूप से जीना, दूसरों का सम्मान करना और एक सामंजस्य पूर्ण समाज का निर्माण करना सीखने के बारे में भी है। और बच्चे कहानियां, त्योहार और बड़ों के मार्गदर्शन से इन मूल्यों को क्या करते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन हाउ टू इंक्लूड इंक्लूकेट इंक्लू फिर से समझिए, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि सतत विकास क्या है। एक्सप्लेन हाउ टू इनकलकेट वैल्यूज इन चिल्ड्रेन, यानी कि सतत विकास जो है कि बच्चों में मूल्यों को कैसे विकसित किया जाता है, बच्चों को ये मूल्य कैसे समझा जाता है, बच्चों के लिए कैसे जरूरी है। ठीक है, सतत विकास के बारे में समझाना, सतत विकास के बारे में उन्हें जानना क्यों जरूरी है, ये है। अब देखिए, इसे समझिए ध्यान से, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो,
सतत विकास जो होता है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट, सतत विकास जो होता है वो जल, वृक्ष और ऊर्जा जैसे संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना सिखाता है। सतत विकास में हम लोग क्या करते हैं, सतत विकास में कोई भी व्यक्ति संसाधन का उतना ही उपयोग करता है जितना उनके लिए जरूरी है। वो आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा के रखता है कुछ कोई भी संसाधन को, ताकि आने वाले पीढ़ियों में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम का फेस करना ना पड़े। सो आगे इन्हें हम इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें ये सिखाता है कि हमें इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। इसका अर्थ है प्रकृति की देखभाल करना और सभी के लिए जीवन को बेहतर बनाना है। एंड आगे ध्यान रखना कि प्रदूषण कम करना, और क्या कहते हैं, प्रदूषण कम करना चाहिए। देखो, अगर हमें सतत विकास को बनाए रखना है तो हमें प्रदूषण को क्या करना चाहिएगा, कम करना चाहिए। ठीक है, सतत विकास, क्या प्रदूषण अगर ज्यादा रहेगा तो भाई अभी ही अगर ऐसा हाल हो जाएगा, आने वाला पीढ़ी कैसा होगा, बहुत ही खराब होगा। इसीलिए हमें पर्यावरण को बचाना जो जरूरी है। हमें पर्यावरण के प्रति ईमानदारी, दयालु, मददगार होना चाहिए। और यहाँ पे जब तक हम पर्यावरण को सही से नहीं देखेंगे, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, तो हमारा सतत विकास जो होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि ये बच्चों के मूल्यों को कैसे विकसित किया जाएगा इसके थ्रू, सतत विकास के थ्रू। तो ध्यान से समझिएगा, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षकों और अपने आसपास के वातावरण से सीखेंगे। उन्हें ईमानदारी, दयालु, मददगार, सम्मानजनक, जिम्मेदार बनाने के लिए सिखाना चाहिए। किसे, माता पिता को, शिक्षक को। ठीक है, तो तभी बच्चे क्या होंगे, ये समझ पाएंगे कि सतत विकास क्यों जरूरी है, सतत विकास में क्यों पर्यावरण को बचाना जरूरी है। ठीक है, तो छोटी छोटी गतिविधियां करेंगे, इसमें सहयोग करेंगे, जैसे पेड़ लगाना, पार्क की सफाई करना, घर की सफाई करना, अगल बगल देखना। ठीक है, कहीं गंदगी ना रहने देना। ये सब कौन सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं और बच्चे सिखाते हैं। ये पिता माँ बाप सिखाते हैं और गुरु सिखाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। दे ग्रो up as good citizens who take care of society and nature. This is very important for a better world today and in the future. वे अच्छे नागरिक बनकर बड़े होते हैं जो समाज और प्रकृति का ध्यान रखते हैं। यह आज और अब भविष्य में एक बेहतर दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर बच्चे को अगर सही शिक्षा अगर दिया जाए, अभी से समझा दिया जाए कि सतत विकास क्या है, सतत विकास क्यों जरूरी है, आने वाली पीढ़ी को इसका क्यों जरूरी होगा, आने वाले समय में उनको क्यों जरूरी होगा, इसीलिए अगर इनका ज्ञान अभी दे दिया जाएगा तो क्या होगा, हर चीज उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान समझिए। व्हाट डज द वर्ड गुड मीन, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब ये समझो कि अच्छा जो शब्द है, ये जो गुड जो वर्ड है, ये गुड वर्ड क्या होता है, या फिर अच्छा है क्या, अच्छा का मतलब क्या है, क्या होता है अच्छा। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, ये लाइफ में क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाना है। ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है, अगर इसमें गुड अगर समझिए कि अच्छा है, लेकिन ये सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, तो ये आत्म साक्षात्कार ये होता क्या है, इसे ध्यान से समझिए आप लोग। तो इसे मैं डायरेक्टली समझाता हूँ, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए, अच्छा शब्द शब्द का अर्थ समझिए। अच्छा का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी काम हम लोग अच्छा करते हैं, जैसे कि हम किसी को हेल्प कर देते हैं, किसी का मदद करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। हम पढ़ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज जिससे सेटिस्फेक्शन मिले, जिसमें दयालुता हो, ईमानदारी हो, ये जो दूसरे का जिससे भला हो, ये क्या है, यही तो अच्छा है ना। यही अच्छा है, जो अच्छा है, जो सबसे बेस्ट है, जो हम ऐसा करते हैं ना जिससे सेटिस्फेक्शन मिले, सेटिस्फेक्शन हमें भी मिले, सामने वालों को भी मिले, यही अच्छा होता है। ठीक है, ये समझ चाहिए। और देखिए, एक अच्छा व्यक्ति हमेशा सही काम करने की क्या करती है, कोशिश करती है, और कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता। अच्छा वही होता है जो हमेशा सबका भला चाहता है। ठीक है, वे माता पिता, शिक्षकों, बड़े और दोस्तों, सबका क्या करते हैं, वो सम्मान करते हैं। ये क्या होता है, अच्छा होता है। और देखो, ये शिक्षा अकॉर्डिंग आपको समझा, मूल्य परक शिक्षा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है कि बच्चों को अच्छे बात समझाना कि अच्छा होता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सबको बताना बच्चों को बहुत जरूरी होता है। सो अकॉर्डिंग टू बच्चों के यानी मूल्य परक शिक्षा के अकॉर्डिंग इन बच्चों को अच्छे बात सिखाना बहुत जरूरी होता है। एंड आगे देखिए, ये समझिए,
अच्छा होने का अर्थ दूसरों के साथ साझा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, जिम्मेदार होना, दैनिक जीवन में नियमों का पालन करना, ये अच्छा व्यक्ति का अच्छा वर्क होता है। एक अच्छा व्यक्ति विनम्र, देखभाल करने वाला, निष्पक्ष होता है। उनके अंदर में दया होती है, दयालुता भावना होता है, ईमानदार पूर्वक वो एक दूसरे का मदद करते हैं, ठीक है। और उन मदद से क्या होता है, अगर वो किसी का मदद करते हैं तो सामने वाला उनका भी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी मदद करते हैं। तो यही अच्छाई होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। एंड बात इसमें था एक आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ रियलाइजेशन का, इसे भी आप लोग समझिए। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को गहराई से जानना। मतलब देखो, हम अच्छे हैं, हमें ये पता कैसे चलता है, हम अच्छे हैं हमें ये पता तब चलता है जब दूसरे मेरे अच्छाई का मतलब जो अच्छाई के बारे में बताता है, भाई दूसरे चर्चा करता है कि आप अच्छे हो, या फिर वो किसी दूसरे के सामने, आपके सामने डायरेक्ट चर्चा ना करे, किसी और के सामने चर्चा करे कि भाई ये लड़का अच्छा है, वो अच्छा है ना, वो अच्छे वर्क करते हैं, सभी से सही से बात करते हैं, सबका मदद करते हैं, तभी आपको ये पता चलेगा कि आप अच्छे हो, ठीक है। और अपने विचारों, अपने शक्तियों, अपने कमजोरियों को जीवन के उद्देश्य को समझना, ये क्या है, आत्म साक्षात्कार है। माने अपने बारे में संपूर्ण आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आप क्या दुनिया की मदद कर रहे हो, क्या लोग दूसरे को मदद कर रहे हो, क्या आप भला काम कर रहे हो, यही आत्म साक्षात्कार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने एक एक पॉइंट इसी अकॉर्डिंग लिया है। अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर पर्सनालिटी traits, explain the types of personality of disorders। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 19 तक आपको दिया है और टाइम भी नहीं है, आप लोगों को प्रिपरेशन भी करना है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ 10 नंबर तक समझा दूं और 9 नंबर तक मतलब, और 9 आप लोग खुद अकॉर्डिंग समझ लोगे पीडीएफ से, ठीक है। फिर से बता दूं, व्हाट आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। व्यक्ति का जो है लक्षण, व्यक्तित्व, जो व्यक्ति है, व्यक्ति का क्या लक्षण होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। इसके बारे में बताना है कि व्यक्तियों को, व्यक्तित्व के लिए क्या जरूरी होता है, क्या किस नियम को, किस रूल को, किस ऑर्डर्स को लागू करना पड़ता है एक अच्छे व्यक्ति को, ठीक है। तो ये समझ लो। तो व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं, ये भी प्रकार आपको क्या करने हैं, इन टाइप्स को भी एक्सप्लेन करने, इन टाइप्स को भी बताने हैं। सो क्वेश्चन में आपसे पूछे रहे थे कि व्यक्तित्व लक्षण क्या है, व्यक्तित्व विकारों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा इसे। व्यक्तित्व लक्षण विचारों, भावना और व्यवहारों के स्थित प्रतिरूप होते हैं। व्यक्तित्व क्या होते हैं, अब देखो कौन व्यक्ति क्या है, अच्छे हैं, कौन व्यक्ति बुरे हैं, ये क्या होता है, उनके संस्कार, उनके व्यवहार से पता चलता है ना। जैसे कि वो अगर किसी से सही से बात कर रहे हैं, किसी से किसी का मदद कर रहे हैं, किसी से प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, तो वही उनका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व मतलब उनके अंदर क्या क्या अच्छाई, क्या क्या बुराई है, उनका चाल चलन कैसा है, यही व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व लक्षण समझ में आ गया कि होता क्या है, कि उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वो कैसा है, वो दूसरे से कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया कि व्यक्तित्व क्या होता है, यही उनके लक्षण होते हैं। एंड ये लक्षण इस बात को प्रभावित करते हैं कि कोई व्यक्ति परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, दूसरों के साथ कैसे बातचीत करता है। ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, मित्रता और जिम्मेदारी जैसे लक्षण बचपन से ही ये पारिवारिक वातावरण, संस्कृति और जीवन के अनुभवों के माध्यम से ये विकसित होते हैं। जब ये लक्षण कठोर, अस्वस्थ हो जाते हैं तो दैनिक जीवन में समस्याएं पैदा करती है। अगर बचपन, ये जो व्यक्तित्व ही अगर आपको उनका खराब रहेगा, बचपन से ही ये व्यक्तित्व बनने का नियम होता है, बचपन से ही ये व्यक्तित्व का लक्षण स्टार्ट हो जाता है। कौन अच्छा लड़का बनेगा, कौन बुरा बनेगा, तो ये बचपन से निर्धारित होता है। अगर सही बचपन में अगर सही संगति में रहेगा, सही से बातचीत करेगा, सही लोगों से मिलेगा, सही बच्चों का साथ रहेगा, तो वो क्या होगा कि आने वाला उसका व्यक्तित्व जो होगा वो अच्छा बनेगा, मन लगा के पढ़ाई करेगा, तो वो एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श व्यक्ति बनेंगे, ठीक है। तो व्यक्तित्व विकार व्यक्ति के सोचने के तरीके, भावनात्मक नियंत्रण और रिश्तों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व विकार में व्यक्ति नियमों की अनदेखी करता है, दूसरों के प्रति उदासीनता दिखाता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो था व्यक्तित्व विकार के बारे में, टाइप्स ऑफ व्यक्तित्व, इसमें क्या होता है ये देखना, कि इसमें ये होता है कि वो क्या उनमें बुराइयां हैं, वो दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार, कैसे गलत व्यवहार करते हैं। तो ये जो विकार होता है, ये वो उनकी बुराइयां होती है व्यक्तित्व का, ये देखना, ये ध्यान देना, ठीक है।
और ध्यान देना कि वो व्यक्तित्व के प्रति किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत सामाजिक और कार्य जीवन में वो क्या करते हैं, कठिनाइयां पैदा करते हैं। खुद खुद कठिनाइयां तो पैदा करते ही हैं, सामने वाले को असंतुलित रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहता है, उनसे सामने वाले खुश नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है, आपका ट्रेट्स, पर्सनली ट्रेट्स होता है किसी भी व्यक्ति का। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स समझ में आ गया कि भाई डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ना, बस पर्सनैलिटी जो उनके बुराई उनमें जो बुराई होता है वही क्या होता है, पर्सनैलिटी ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए या फिर पीडीएफ आप लोग लीजिए। व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड पीयर्स, पीएस या पीयर्स एंड सोशलाइजेशन। अब देखो ये सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण क्या है, और इनके बारे में आपको डिस्कस करना है कि समाज में फैमिली या परिवार कैसे समाज को नियंत्रित करते हैं, समाज में परिवार रहते कैसे हैं। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको इस समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी समाज में तभी सही से रहेगा, तभी समाज उनको एक्सेप्ट करेंगे जब समाज में सबसे मिलजुल के रहेंगे, सबसे सही से बात करेंगे, उनका व्यवहार सही होगा। समाज में अगर कोई उनके घर आ जाते हैं तो उनको एक रिस्पेक्ट के साथ उनका सम्मान करना है, जिस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति है, लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, चाय नाश्ता इन सबके लिए पूछना, सही से आदर करना, सही व्यवहार करना, ये सामाजिकरण का है, एक उदाहरण है, सामाजिकरण का नियम है, तभी वो समाज में रह पाएगा। ठीक है। और समाज में क्या करता है, अगर किसी से बात नहीं करता, उल्टा पुल्टा किसी से बोलता है, किसी से झगड़ा करता है, वो समाज में रहने लायक नहीं होता है, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आता होगा। इस अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिए, टाइम नहीं है, एग्जाम आपके करीब है, आप लोग पीडीएफ से ले लीजिए, क्योंकि मैंने पीडीएफ आप लोग को इतना मेहनत से बनाया है, ये समझ लीजिए कि भाई। और समाज में बच्चों के प्रति आप लोगों बच्चे समाज को जैसे देखेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे, और बच्चे जैसे सीखेंगे आने वाला भविष्य उनका उसी प्रकार होगा। अंडरस्टैंड। तो ये आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड वैल्यू इन इन कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन। सो आपको ये समझना है कि क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग फिर से देखिए कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स इन वैल्यू इन कैलकुलेशन। तो मूल्य संवर्धन में माता पिता की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मूल्य संवर्धन में माता पिता की भूमिका यही कि भाई माता पिता बच्चों के लिए जो भी करता है, बच्चों के लिए जो भी करता है माता पिता, वो उनके भविष्य का निर्माण करता है। अगर बच्चों को अगर सही से सही शिक्षा देगा तो उनके बच्चे आने वाले समय में अच्छे बनकर निकलेंगे, कुछ बड़े बनकर निकलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। तो ये माता पिता बच्चों के लिए ये भूमिका होता है मूल्य संवर्धन का, कि उन्हें हमेशा अच्छी बात सिखाए, जो बुरा है जो गलत है वो उनको रोके, गलत चीजों को करने से रोके, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप किसी बच्चे को सही शिक्षा, बच्चे को सुधार सकते हैं। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब 15-20 साल के हो गए और 20 साल के टाइम में अब बच्चे को समझाने जाए तो तभी बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चों को समझाने का टाइम क्या है कि भाई 6 से लेके 10, 12, 15 साल तक आप समझाएं बच्चे को, तभी वो बच्चे अच्छे बच्चे बन के निकलेंगे, अच्छे बनेंगे, आने वाले भविष्य का अच्छा निर्माण करेंगे वो। सो ये है, आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 है कि होम द फर्स्ट प्लेस ऑफ लर्निंग डिस्कस। जो घर जो होते हैं वो सीखने का सबसे पहला स्थान होता है, सबसे प्रथम स्थान होता है। तो घर, सही बात है, ये बात तो सही कह रहे हैं कि घर जो है सबसे पहला स्थान होता है किसी का भी लर्निंग का, है ना, सीखने का घर पहला स्थान होता है। बच्चे क्या होते हैं, अपने घर में सबसे कुछ भी सीखते हैं, सबसे पहले अपने घर में सीखते हैं, बोलना, चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब सबसे पहले बच्चे अपने घर से ही सीख जाते हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली वो कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, नहीं, अपने माँ बाप से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, चलना, बोलना, ठीक है, किसी तरह व्यवहार करना, ये सब कहाँ सीखते हैं, सबसे पहले घर में ही सीखते हैं। अगर घर ही ना हो, बच्चे घर में ही ना सीखे तो वो कोचिंग में भी या स्कूल में भी नहीं सीखेंगे, सबसे पहले वो घर में ही सीखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना, ये बात आपको समझ में आता होगा। तो भैया ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये क्वेश्चन को समझते हुए अपने दिमाग में जोड़ जोड़ के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने हिंदी में इसका वीडियो अपलोड कर दिया है,
हिंदी मीडियम में आप लोग चाहें तो उसे एक बार हिंदी मीडियम में वीडियो देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट वीडियो में बताया, कंप्लीट समझाया। मेरा टाइम की प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। आंसर आप लोग यहाँ पर देख लेना वीडियो को रोक कर, या फिर पीडीएफ से देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। देखिए कि ये जो मीडिया है, व्हाट इज मीडिया, मीडिया क्या है, एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया। मीडिया के जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या होते हैं, मीडिया क्या गलत चीजों को बताते हैं, मीडिया से क्या गलत बातें समझने को मिलता है, देखने को मिलता है। देखो मीडिया क्या होता है, आज के समय में हर चीज, हर कुछ भी, कोई भी समाचार कहीं से आता है तो मीडिया के थ्रू आता है। ठीक है। तो मीडिया के प्रकार में आप लोग ये देखेंगे भाई, मीडिया क्या है, कोई भी चीज सोशल मीडिया के थ्रू देखो, आप तुरंत सोशल मीडिया दो, मीडिया का नाम सोशल मीडिया में भी आ गया। तो सोशल मीडिया में क्या होता है, सोशल मीडिया में यूट्यूब आ गया ना, फेसबुक, इंस्टा, ये सोशल मीडिया काम करता है। मीडिया में क्या, मीडिया में देखो प्रचार, मीडिया क्या करता है, प्रचार करने का काम करता है ना। मीडिया शिक्षा का काम करता है। मीडिया समाज को सही शिक्षा देता है, सही राह दिखाता है। कोई भी घटनाओं को कहीं घटित होने वाला है, इन घटित घटनाओं को बताता है। कौन बताता है, मीडिया बताता है। तो मीडिया का नकारात्मक प्रभाव ये है कि मीडिया कभी कभी गलत खबर भी हमें बता देते हैं। मीडिया कभी कभी गलत नेता से मिल जाते हैं, गलत सूचना समाज में गलत अश्लीलता को भी कभी कभी बढ़ावा देते हैं मीडिया। सो ये मीडिया कभी कभी ये नकारात्मक, ये इनका इफेक्ट है, ये नकारात्मक चीजों का इफेक्ट है। तो मीडिया कभी कभी सोशल, देखो कभी कभी किसी का प्राइवेट चीज क्या कहते हैं वायरल हो जाता है, या कोई प्राइवेट फोटोज, कोई प्राइवेट वीडियोस रखा, वो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो जाता है, और ये भी ये नकारात्मक मीडिया का प्रभाव है। सो अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच अंतर बताइए। नैतिक शिक्षा में क्या होगा भैया, नैतिक शिक्षा में ईमानदारी के बारे में बताया जाएगा, भाई क्या सच्चाई है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा करना चाहिए, है ना, किससे लोगों का भला होगा। यही क्या है, नैतिक शिक्षा बताता है। धार्मिक शिक्षा क्या है कि धर्म के बारे में जो बताते हैं कि भाई हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म में भक्ति करना चाहिए, हमारे धर्म में तो किसी, देखो हिंदू धर्म में क्या होता है कि लोग भगवान का पूजा करते हैं, है ना, भगवान का पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म में क्या होते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। मतलब हिंदू कल धर्म के जो कल्चर होते हैं वो अलग है, नैतिक शिक्षा वो अलग है। नैतिक शिक्षा में ईमानदारी, है ना, सच्चाई, ये सब आता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर ये आपको कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप लोग आंसर वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, थ्रो लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स। नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब टाइम नहीं है, बिल्कुल भी मैं फास्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आपको समझा देता। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। कह रहे हैं कि भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूल, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन की अवधारणा को समझाएं। तो ये कह रहे हैं भारतीय दर्शन के अवधारणा को समझाएं। देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, देखो कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल प्लुरलिज्म इन इंडिया, डिस्कस। भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं और इनके चर्चा कीजिए। तो भैया बहुलवाद आपको जानते हैं ना कि जो हमारा जो देश है वो बहुलवाद को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे बहुत धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, है ना। तो ये अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग, यहाँ पे अलग जाति के लोग रहते हैं, और फिर भी लोग एक मिलजुल कर रहते हैं। ये सांस्कृतिक को बढ़ावा देता है, ये हमारे सांस्कृतिक कल्चर को एक अच्छा कल्चर बनाता है। विश्व में इंडियन कल्चर जो होता है वो सबसे बेस्ट कल्चर, आपको पता होना चाहिए। तो ये बताता है, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट। आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, एक्सप्लेन कैरेक्टर पर्सनैलिटी पैटर्न। चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न की व्याख्या कीजिए। चरित्र, किसी व्यक्ति का चरित्र किस तरह होना चाहिए, क्या पैटर्न है चरित्र का, कैसे रहना चाहिए, यही इसमें बताया जाएगा। तो आप लोग पढ़िएगा सही से।
टाइम की वजह से, टाइम कम होने की वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, आप लोग पीडीएफ से देख लेना। 17 नंबर में है एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब मौखिक और अमौखिक बातचीत क्या होता है। देखिए, जो हम लोग मुंह से बोलते हैं, जिसमें आवाज निकलता है, साउंड निकलता है और समझ में आता है, कोई ना कोई लैंग्वेज में वो होते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, वो मौखिक भाषा है। अमौखिक जो इशारा में जिसपे बात करते हैं, तो इशारा में बात करते हैं, कुछ इशारा में बोलते हैं और समझ में आ जाता है, ये अमौखिक बातचीत होती है। तो ये आप लोग डायरेक्टली इस तरह से समझ सकते हैं, बाकी इसे आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। What is adjustment? What are the pull and push factors of adjustment? समायोजन क्या है, समायोजन के पुल और पुश कारक क्या है, ये आपको बताना है। इसलिए आपको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। 40 मिनट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है, who are co-working spaces? Explain value addition through co-working spaces। यानी कि सहकर्मी क्या है, सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं, ठीक है। सहकर्मी के माध्यम से मूल संवर्धन की व्याख्या कीजिए। तो सहकर्मी हमारे लाइफ में क्या अहम भूमिका निभाते हैं। देखो, सहकर्मी क्या होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो सहकर्मी, जैसे कि या कई कंपनी में हम काम करते हैं, जो साथ में काम करने जो वाले जो लोग होते हैं वो सहकर्मी होते हैं। सहकर्मी क्या होते हैं, जो हमें नहीं आता वो हम हमें वो बताते हैं, जो उसे नहीं आता उसे हम बताते हैं। या स्कूल के लिए सहकर्मी उनके फ्रेंड्स हो जाते हैं कि भैया एक दोस्त को नहीं आता तो दूसरा दोस्त उन्हें बताते हैं, दूसरा दोस्त को नहीं आता तो वो उन्हें बता देते हैं। तो इस तरह से ये है। बाकी आप लोग पर देख ले स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट मोस्ट क्वेश्चन आंसर दिखा दिया, समझा दिया है जो भी समझाना था मुझे, और टाइम नहीं होने की वजह से मैं करा नहीं पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब ये पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में फ्री मिल रहे हैं, और इसमें भैया आपका पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड आपको केवल इंस्टा में मिलेगा। भाई देख लेना, आप लोग कोई नाटक करते हैं कि मैं इंस्टा नहीं चलाती, मैं नहीं चलाता। भैया नहीं चलाती नहीं चलाता, कोई तो चलाते होंगे घर में, पापा मम्मी भाई बहन, किसी का तो इंस्टा चलते होंगे। तो आप इंस्टा के थ्रू आप ये पासवर्ड ले लीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर ये आप लोग नहीं बोलिएगा कि मुझे पासवर्ड नहीं मिल रहा है, ये चैनल यूट्यूब का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं सर, तो ये मैं नहीं सुनूंगा भाई। आप लोग कहीं से जिसका भी आईडी मिलता है, किसी के आईडी से आप ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप फॉलो करें, आपको मन करे तो फॉलो करना, नहीं करना है तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड आपको इंस्टा में मैं दूंगा। तो इसलिए आप लोग ये बात नहीं बोलना कि भाई कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो में बता रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। जेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।